ठीक, बैच के बाद जो नए बच्चे हैं वो रुकेंगे आज। ठीक, और ये जो आपको मैंने अभी असाइनमेंट दिए, ठीक, ये पूरा का पूरा समराइजेशन है चैप्टर 1 का। ठीक, चैप्टर 1 में हमने जो जो पढ़ा, किसी बच्चे का कुछ स्किप हो गया, किसी को कुछ पता है, किसी को नहीं पता, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मैंने आपको पूरा का पूरा चैप्टर दिया है यहाँ पर। ठीक है, अब जो बच्चे पुराने हैं, जो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, वो आप देखेंगे कि जिस जिस टॉपिक की हमने बात करी थी, जो जो हमने पढ़ा था, वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे ऊपर चैप्टर की हेडिंग लिखी हुई है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेशन। जो जैसा मैंने पढ़ाया वैसा ही यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक, फिर आप उसके राइट साइड में देखेंगे तो बॉक्स बना हुआ है, वहां पर बुक कीपिंग का मतलब लिखा है। बुक कीपिंग का मतलब IMRC। फिर अकाउंटिंग का मतलब बुक कीपिंग प्लस SAIC। फिर अकाउंटेंसी का मतलब अकाउंटिंग प्लस थियोरेटिकल फ्रेमवर्क। और थियोरेटिकल फ्रेमवर्क में क्या क्या आता है? रूल्स, प्रिंसिपल्स, गाइडलाइंस, अजम्पशंस, ये सब आती है। ठीक, उसके बाद नीचे डेफिनेशन दे रखी है अकाउंटिंग की। तो आप जो बच्चे शुरू से पढ़ते आ रहे हैं चैप्टर, उन्हें आसानी होगी, वो इस चैप्टर से सारी चीजें, इस असाइनमेंट से आप सब कुछ क्या कर लोगे, एक ही जगह रिवाइज। ठीक, कायदे में हर बच्चे को ये खुद बनाना चाहिए, खुद बनाना चाहिए चैप्टर याद करके। लेकिन ऑब्वियस सी बात है भैया, इतना कष्ट हम क्यों करेंगे। ठीक, तो कोई बात नहीं, बनाने का कष्ट मैं कर दूंगा, याद करने का कष्ट आप लोग कर लेना। सही है भैया? तो बस ऐसे ही हर एक चैप्टर की आपको छोटी छोटी समरी मिलती रहेगी, जहां पर भी आपको जरूरत पड़ेगी। आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। अब अगर आप देखिए नेक्स्ट पेज पे, कल हमने पढ़ा था सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, आपको याद होगा, कल ही पढ़ा हमने, कल ही के टॉपिक में था सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम कल हमने पढ़ा था, वो लिखा हुआ है यहाँ पर। और डबल एंट्री सिस्टम के बाद नीचे एडवांटेज लिखी है डबल एंट्री सिस्टम की। और आप थर्ड पेज पे आएंगे तो वहां पर लिखा है रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, ट्रेडिशनल अप्रोच, और नीचे लिखी है मॉडर्न अप्रोच। बेटे मॉडर्न अप्रोच मैंने आपको अभी समझा ही नहीं है, जब समझाऊंगा तो बता दूंगा। और यही वाला जो असाइनमेंट है, जो यही वाला पेज है, आगे चलकर आपके चैप्टर नंबर 4 में भी काम आएगा। इसमें काम आएगा, चैप्टर 4 में काम आएगा। सही है बेटा? लो जी, अभी इसको रख लो। अब हम आज आगे की बात करते हैं कि आगे हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए, कुछ बच्चे शुरू से जो पढ़ते आ रहे हैं उन्हें लगभग सब बातें क्लियर है। बाकी बेटे हम रोज क्या करेंगे, 4 बजे से लेकर 5 बजे तक, पौने 5 बजे तक हम पढ़ेंगे, जो नॉर्मल हमारा बैच चल रहा है। ठीक, और उसके बाद आधे पौने घंटे के लिए जो नए बच्चे हैं वो आधे पौने घंटे के लिए रुकेंगे, और वो जो उनका छोटा सा टॉपिक, अभी जो छोटी छोटी चीजें उनके स्किप हो गई हैं, वो करके जाएंगे। सही है? क्योंकि कहीं से कहीं तक भी हम ये नहीं कर सकते, मैं आपको समझाऊंगा, आपको समझ सब कुछ आएगा, लेकिन जो मैंने अब तक पढ़ा दिया अगर मैं वो उसे स्किप करा दूंगा तो कहीं ना कहीं नुकसान पूरी तरीके से आपका है। ठीक है, कितने दिन की बात है, मुश्किल से आप आधा आधा घंटा, 4 दिन भी पढ़ोगे तो भी आप पीछे का सारा पढ़ लोगे। सही है? तो डेली आपको 2 4 4 दिन, क्योंकि बेटे कोई भी नया बच्चा आएगा, स्किप तो मैं किसी का कुछ भी नहीं कराऊंगा, चाहे मुझे एक एक बच्चे को अलग अलग क्यों ना पढ़ाना पड़े। क्योंकि अगर आपकी 11th में ये बेसिक चीजें कमजोर हो गई तो अभी मेरा आधा घंटा बचाने के चक्कर में तुम्हारी 11th वीक हो जाएगी। ठीक है, और तुम आगे जाके मुझे कोसोगे कि भैया ने कुछ नहीं करा, हमारी रूट कमजोर हो गई। समझे बात? तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आधा पौना, इसीलिए बेटे बीच में 1 घंटे का गैप रखा हुआ है अभी फिलहाल, कि जिस बच्चे का जो भी छूट जाए वो लास्ट बाद में आधा पौना घंटा रुक के अपनी बात समझ के जाए पूरी। ठीक है जी, चलिए, तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, पूरी बात अपनी ठीक से बताऊंगा, ध्यान से आप सब लोग समझिएगा। बिल्कुल आसान आसान सी बातें हैं, बुक से भी पढ़ेंगे। और अभी नोट्स वगैरह आपको कुछ नहीं बनाने, जैसे मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के दिए ऐसे मैं आपको सेकंड चैप्टर की भी समरी दूंगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी। अब बेटे मेरी बात सुनिएगा बिल्कुल ध्यान से। हमारा पहला चैप्टर था इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अनमोल भाई आप ध्यान से सुनना, हमने शुरू की 2 से 3 क्लासेस में बुक का कुछ नहीं पढ़ा। 2 3 क्लासेस में तो हमने केवल ये पढ़ा कॉमर्स क्या होती है, कॉमर्स के कोर सब्जेक्ट क्या हैं, कॉमर्स का रेलेवेंस क्या है,
हम क्यों ले रहे हैं कॉमर्स, हम क्यों ले रहे हैं अकाउंट्स, इको बीएसटी का क्या यूज है कॉमर्स में। ठीक, शुरू में तो हमने ये पढ़ा, फिर हम आ गए अकाउंट्स पे। अगर मैं अकाउंट्स की जर्नल टर्म में भी आपसे पूछूं भाई अकाउंट्स क्या होता है, हर बंदा यही सब आपको बताएगा कि भाई अकाउंट्स का मतलब होता है हिसाब किताब करना। क्या मतलब होता है? हिसाब किताब करना। भाई मान लो घर में पापा दो चार फाइलें वाइलें लेके बैठे हैं, आप पूछ लोगे पापा क्या कर रहे हो, बेटा अकाउंट्स देख रहा हूँ थोड़ा सा, यानी कि क्या कर रहा हूँ, हिसाब किताब देख रहा हूँ। ठीक, तो हम भी यहाँ पर वही पढ़ रहे हैं, हिसाब किताब। करेक्ट। अब आज हम शुरू करने जा रहे हैं बेटे चैप्टर 2। क्या शुरू करने जा रहे हैं? चैप्टर 2। और अगर कोई बच्चा ये जानना चाहता हो कि मैंने पिछली सारी क्लासेस में वर्ड टू वर्ड क्या पढ़ाया, तो डेली की क्लास रिकॉर्ड होती है, ऐप के ऊपर भी क्लासेस उसकी अवेलेबल होती हैं और यूट्यूब पे भी अवेलेबल होती हैं। तो अगर आप ये देखना चाहते हो कि आपको कुछ भी स्किप ना हो, तो आपको जब जब मौका मिले आप बैठकर उन क्लासेस को देख लेना। ठीक है जी। तो चैप्टर 2 की हम बात कर रहे हैं, और बेटे चैप्टर 2 का नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। क्या नाम है? बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ठीक, इसको शुरू करने से पहले एक लाइन लिखूंगा दोबारा से, पुराने बच्चे जानते हैं, एकदम से पकड़ लेंगे कि मैं क्या लिखने जा रहा हूं। बेटे अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। कि अकाउंटिंग जो है वो बिजनेस की क्या है? लैंग्वेज है। सही है। यानी कि आप ये मानो जैसे आपने कभी हिंदी सीखी थी, जैसे आपने कभी इंग्लिश सीखी थी, ऐसे ही आप क्या सीखने जा रहे हो? अकाउंट सीखने जा रहे हो। और अकाउंट्स क्या है? एक लैंग्वेज है। किसकी लैंग्वेज है? बिजनेस की लैंग्वेज है। सही। अब एक बात बताओ, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए दो चीजें जरूरी होती हैं बस। नंबर 1 उसके रूल्स, और नंबर 2 उसकी वोकैबलरी। वोकैबलरी मतलब मीनिंग्स, कि उसके अंदर कोई भी अगर वर्ड यूज हो रहा है तो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में उसे क्या बोला जाएगा। करेक्ट। तो यानी कि अगर आप किसी भी लैंग्वेज को समझना चाहते हैं तो आपको दो चीजें समझनी है, एक तो उसकी वोकैबलरी और दूसरे उसके रूल्स। करेक्ट। और यहां पर हम उसी वोकैबलरी की बात कर रहे हैं इस चैप्टर में, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। सही है। कुछ ऐसे वर्ड्स जिनका हो सकता है आपको मीनिंग ना पता हो सकता है आपको उनका मीनिंग पता हो, तो मैं क्या कर रहा हूं, आपको उन वर्ड्स के क्या समझा रहा हूं? मीनिंग समझा रहा हूं। ठीक है। अभी कोई बोलेगा नहीं, जिससे पूछूंगा वो बताना बस। बेटे आप बताना, एक वर्ड होता है कैपिटल। क्या होता है एक वर्ड? कैपिटल। सुना है कभी? बताओ कहां कहां सुना है कैपिटल वर्ड? कहां कहां सुना है आपने? बिल्कुल सही बात। जैसे किसी स्टेट की कैपिटल, कंट्री की कैपिटल, एक तो वहां सुना है, और भी कहीं सुना है? और कहीं नहीं सुना? सुना है। कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, सुना है ना वो भी? तो एक कैपिटल वर्ड है, एक कैपिटल वर्ड है। अब उसका मीनिंग कैपिटल भी होता है, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ यूपी, ये भी होता है। और उसका मतलब ये भी होता है कि अल्फाबेट कैपिटल है या स्मॉल है। ठीक। अब बेटे उसका अकाउंट्स में भी एक मीनिंग होता है, अकाउंट्स में भी कैपिटल वर्ड का एक मीनिंग होता है। करेक्ट। तो मैं ऐसा ही कुछ समझाना चाह रहा हूं कि बेटे कुछ वर्ड्स होंगे जिनका मतलब हो सकता है इंग्लिश में कुछ और हो, लेकिन अकाउंट्स में उनका मतलब कुछ और होगा। करेक्ट। हम ये सारे वर्ड्स अपनी अपनी बुक से पढ़ेंगे। आपके पास कोई से भी पब्लिकेशन की बुक है, समझाने का काम मेरा, पहले मैं समझाऊंगा फिर बुक से पढ़ाऊंगा। ठीक। और जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो फिर से जैसे मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर की समरी दी है, ऐसे ही मैं आपको इस चैप्टर की समरी भी दूंगा। क्लियर? तो हम शुरू कर रहे हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ठीक। कि अकाउंट्स के अंदर ऐसी बहुत सी टर्म्स यूज होती हैं जिन्हें हमें समझना जरूरी है। तो चलिए आते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स समझने पे। ठीक। अपनी अपनी बुक खोल लीजिए सब लोग, और हम सेकंड चैप्टर की तरफ बढ़े हैं। हर एक बुक में सेकंड चैप्टर यही होगा, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ठीक है बेटा। अब जब आप अपनी बुक खोलेंगे, हो सकता है थोड़ा आगे पीछे भी हो कोई वर्ड्स,
अब आपकी बुक के हिसाब से सबसे पहले एक वर्ड आ रहा है जिसका नाम है एंटिटी। क्या वर्ड आ रहा है? एंटिटी। नहीं आ रहा? ये नहीं है, चैप्टर 2 में जाना है। हाँ कोई बात नहीं, मेरी बुक में एंटिटी आ रहा है, कोई बात नहीं, हम एंटिटी आगे पीछे होगा, आगे पीछे होगा, कोई समस्या की बात नहीं है। बस आप जो जो समझते जाओ ना, अपनी अपनी बुक पे टिक लगाते जाना कि हमने ये पढ़ लिया। बेटे जरा समझना, क्या वो नहीं मिला? कोई बात नहीं, कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है उससे। आप समझते जाना और उस पर टिक लगाते जाना कि हाँ भाई ये हमने समझ लिया। बेटा मिल गया सेकंड चैप्टर? अच्छा, तो वहां पर एक वर्ड आया एंटिटी। ठीक, इस वर्ड को समझते हैं क्या होता है? कुछ नहीं, बिल्कुल आसान सी बात। इसलिए समझाया जा रहा है क्योंकि आगे चलकर हमारे अकाउंट्स में यूज होगा ये वर्ड, तब आपको कि हैं भैया ये क्या होता है एंटिटी। बेटा आराम से सुनना, कोई भी इकोनॉमिक यूनिट, कोई भी इकोनॉमिक यूनिट, इकोनॉमिक यूनिट क्या होती है जरा सुनो। बेटे हम लोग दो टाइप की एक्टिविटी करते हैं, छोड़ दो कोई बात नहीं, मेरी बात सुनो, मिल जाएगा, टेंशन मत लो, समझ लो, जब समझ में आ जाएगा तो ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब समझना, पहले बताओ हम लोग कितने टाइप की एक्टिविटी करते हैं? दो टाइप की, एक होती है इकोनॉमिक, एक होती है नॉन इकोनॉमिक। एक होती है पैसों के लिए, एक होती है बिना पैसों के, जिसमें पैसों का कोई यूज नहीं होता। अब एक बात बताओ, मैं जो काम कर रहा हूं ये इकोनॉमिक है नॉन इकोनॉमिक है? इकोनॉमिक है, मैं पैसों के लिए कर रहा हूं, करेक्ट। लेकिन घर में अगर मम्मी आपके लिए खाना बना रही है तो वो क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, करेक्ट। तो कोई भी ऐसा पर्सन हो, कोई भी ऐसा बिजनेस हो, कोई भी ऐसी कंपनी हो जो क्या कर रही है? इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रही है, उसे नाम दिया जाता है एंटिटी। क्या नाम दिया जाता है? एंटिटी नाम दिया जाता है। जैसे मैं एक अकेला पर्सन हूं लेकिन मैं इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा हूं, तो मैं भी क्या कहलाऊंगा कि मैं एक एंटिटी हूं। ठीक, एक फर्म है जिसका नाम है एबीसी एंटरप्राइजेस, वो भी अगर ये सामान खरीद रही है और बेच रही है, उसे भी हम क्या बोलेंगे? एंटिटी। रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत बड़े बड़े काम कर रही है, वो भी क्या है? एंटिटी। तो जो भी पैसों में डील कर रहा है, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है, उसको हम बोलते हैं एंटिटी। अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो वहां पर आपको मीनिंग मिलेगा उसका, एन इकोनॉमिक यूनिट, एन इकोनॉमिक, एन इकोनॉमिक यूनिट, कोई भी इकोनॉमिक यूनिट। बेटे इकोनॉमिक यूनिट क्या होगी? जो पैसों में डील कर रही है, करेक्ट। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रही है, कुछ भी, जो कोई भी काम कर रही है पैसों से रिलेटेड, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एंटिटी बोलेंगे। आगे लिखा है विच में बी बिजनेस एक्टिविटी और नॉन बिजनेस एक्टिविटी। बेटे विच में बी, विच में बी बिजनेस और नॉन बिजनेस एक्टिविटी। बेटा अब एक बात सुनिएगा, मेरी बात बिल्कुल ध्यान से। पैसों में डील कर रही है, अब जरूरी नहीं है कि वो बिजनेस ही कर रही हो सकता है बिजनेस ना भी कर रही हो। जैसे कि आप सपोज करो एक चैरिटेबल ट्रस्ट, एक स्पोर्ट्स स्टेडियम, एक लाइब्रेरी, एक मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, वो बिजनेस तो नहीं कर रहे ना? क्या वो बिजनेस कर रहे हैं? नहीं ना, वो बिजनेस नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी पैसों में तो डील कर रहे हैं। तो भैया नॉन बिजनेस का मतलब यहां पर कोई भी टेम्पल हो, ठीक है, कोई भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हो, करेक्ट, कोई से भी ऐसी एक्टिविटी हो तो उसे हम क्या बोल रहे हैं? नॉन बिजनेस एक्टिविटी। तो कुल मिलाकर बात क्या समझ में आई? चाहे वो बिजनेस करे चाहे वो बिजनेस ना करे, जो पैसों में डील कर रही है उसको हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक इकोनॉमिक यूनिट, यानी कि एंटिटी। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। पेपर में इस चैप्टर का सिग्निफिकेंस क्या है? अब की बार जब आप फर्स्ट टर्म देने के लिए जाओगे स्कूल खुलने के बाद, जब आपके जुलाई के एंड में या अगस्त की स्टार्टिंग में जब आपके यूनिट टेस्ट होंगे, तो इस चैप्टर से कम 10 टर्म्स आपसे पूछी जाएंगी। बताओ जी एंटिटी क्या होता है, बताओ जी कैपिटल क्या होता है, बताओ जी एसेट्स क्या होता है, लाइबिलिटीज क्या होता है। समझ में आ रही है बात? एक तरीके से जैसे छोटे बच्चे वर्ड मीनिंग याद करते हैं ना, आप वर्ड मीनिंग याद कर रहे हो। तो आज से पहले आपको नहीं पता था कि एंटिटी क्या होता है, अब आपको पता चल गया कि एंटिटी का क्या मतलब है। कोई भी इकोनॉमिक यूनिट, चाहे वो बिजनेस एक्टिविटी कर रही हो या ना कर रही हो, उसको हम बोलते हैं एंटिटी।
पहला पॉइंट क्लियर? कोई डाउट किसी को यहां तक? चले आगे। ठीक, अब अगला देखे पॉइंट, अगली टर्म देखेगा। देखिए अगली टर्म है, सेकंड टर्म है बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्या है बेटा हमारी अगली टर्म? बिजनेस ट्रांजैक्शन। सही है। आप एक बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस में आप, जैसे हम हिंदी में कह देते हैं लेन देन करना, कि भाई हम किसी से कुछ खरीद रहे हैं, किसी को कुछ बेच रहे हैं, ठीक, तो उसको हम नाम देते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। पुरानी वाली बुक में शायद ये पहले ही नंबर पे होगी। ठीक, पढ़िए जरा बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब, इट इज एक्सचेंज ऑफ मनी, गुड्स एंड सर्विस। इट इज एक्सचेंज ऑफ मनी, गुड्स या सर्विस, उसे हम क्या बोलते हैं? बिजनेस की ट्रांजैक्शन। देखो मैंने किसी पर्सन को पैसे दिए, उससे पैसे लिए, कुछ खरीदा, कुछ बेचा, आपसे कोई सर्विस ली, जैसे कि आपको मैंने अपना अकाउंटेंट रख लिया, आपकी सर्विस ली, बदले में आपको सैलरी दे दी। टेलीफोन वालों से अपने यहाँ टेलीफोन लगवा लिया, उनकी टेलीफोन की सर्विस ली, उन्हें पैसे दे दिए। इलेक्ट्रिसिटी वालों से इलेक्ट्रिसिटी की सर्विस ली, उन्हें पैसे दे दिए। करेक्ट? तो यानी कि जो भी चीज हम बिजनेस में यहाँ तो पैसे ले रहे हैं, दे रहे हैं, कोई चीज खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, और यहाँ कोई सर्विस ले रहे हैं, कोई सर्विस दे रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं बिजनेस की ट्रांजैक्शन। क्या बोलते हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये वर्ड बार बार आएगा, बार बार आएगा अकाउंट्स में। ठीक, आप बिल्कुल ऐसा मानकर चलो, दुकान पर बैठकर जितने भी आप लेन देन करते हो पूरे दिन में, सोचकर देखो, इमेजिन कर लो एक दुकान है आपकी, पूरे दिन में बैठ के तुम जो भी कर रहे हो सब क्या है? वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है। कुछ खरीद रहे हो, कुछ बेच रहे हो, किसी को पैसे दे रहे हो, किसी से पैसे ले रहे हो, बैंक में पैसे डिपॉजिट करा रहे हो, बैंक से पैसे विड्रॉ करा रहे हो, किसी को चेक दे रहे हो, कोई आपको चेक दे रहा है, किसी के अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हो, कोई आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा है, सब क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शन। बेटे शर्त यह है कि ये सारे काम बिजनेस से रिलेटेड ही होने चाहिए। क्लियर है? तो ही क्या कहलाएगी? वो बिजनेस ट्रांजैक्शन। अच्छा, हम ये काम पर्सनली भी करते हैं, ये काम हम पर्सनली भी करते हैं बेटा, उनको पर्सनल ट्रांजैक्शंस बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? पर्सनल ट्रांजैक्शन। हम फिलहाल बात कर रहे हैं बिजनेस की, तो ये क्या कहलाएगी? हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्लियर? अब बेटे इसके नीचे जितना भी लिखा हुआ है, आपको कुछ फालतू बात पढ़ने की जरूरत नहीं है। सही है? अब आप नीचे देख सकते हैं, आपको एक जगह एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा बिजनेस ट्रांजैक्शन का। पहला लिखा है रिलेशनशिप विद द अकाउंटिंग यूनिट, लिखा है रिलेशनशिप विद द अकाउंटिंग यूनिट। तो यानी कि बिजनेस ट्रांजैक्शन को दो कैटेगरीज में डिवाइड करा जाता है। ठीक, इन रिलेशन विद यूनिट, ठीक, और दूसरी तरफ देखिए मोड ऑफ सेटलमेंट। किसके तरीके से? मोड ऑफ सेटलमेंट। मेरे बेटे ध्यान से सुनना, बस जल्दीबाजी कुछ नहीं मचाना। ठीक, देखो हो सकता है कि आप पेपर में आपसे इतनी बात पूछी भी ना जाए, केवल यही पूछा जाए बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है, लेकिन अगर पूछ लेगा तो भाई मैं रोक तो नहीं सकता ना किसी को भी। वो आपसे पूछ ले कि जो इन रिलेशन विद यूनिट ट्रांजैक्शन कितने टाइप की होती है, और आपको मैं पढ़ाऊं ना और फिर पेपर में आ जाए, तो उससे मुसीबत उठाने से अच्छा भी पढ़ लो। अच्छा, मोड ऑफ सेटलमेंट तो आप सबको पता है। आप देखो ट्रांजैक्शन दो टाइप की होती हैं, एक तो होती हैं कैश ट्रांजैक्शंस। कौन सी होती हैं? नगद। और एक होती हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, यानी कि उधार। ठीक है जी, एक होती है नगद और एक होती है उधार। सही है? तो आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो तो यहां तो वो पहली बात, अगर हम मोड ऑफ सेटलमेंट की बात करें, अगर अभी की अभी सेटलमेंट हो रही है, सेटलिंग एट नाउ, राइट नाउ, अभी की अभी हैंड टू हैंड सेटलमेंट हो रही है, तो क्या है? वो कैश ट्रांजैक्शन। ठीक है, जिसमें कैश जरूर इन्वॉल्व होगा, सामने वाले से आप कुछ लोगे, बदले में कुछ दे दोगे, क्या है वो? कैश ट्रांजैक्शन विच इन्वॉल्व्स कैश। कोई ट्रांजैक्शन हो तो रही है लेकिन उसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है। क्यों बेटा? जरा सुनो, आप किसी दुकान पे गए, आपका पुराना पहचान वाला है,
आपने उससे कहा भाई साहब ये 5,000 रुपए का गुड्स पैक कर दो, उसने पैक कर दिया। उसने कहा भाई साहब पैसे पैसे आप दे दूंगा अगले हफ्ते। तुमने कहा अच्छा ठीक है, सही। पहले बताओ ट्रांजेक्शन हुई है? बिल्कुल हुई है। आपने पैसे दिए? नहीं दिए। तो ऐसी ट्रांजेक्शन को हम क्या बोलते हैं? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। और ये तो देखो एक बात बताओ, इसमें इतनी सारी बातें ऐसी निकल कर आएंगी जो तुम कहोगे भैया ये तो हमें पहले से पता थी। क्योंकि बेटे अकाउंट्स ऐसी ही चीज है, आप देखना मेरी एक बात याद रखना, अकाउंट इको बीएसटी तीनों चीजें आप पहले बाहर देखते हो, बाद में पढ़ते हो। आज से पहले के जितने भी सब्जेक्ट थे पहले पढ़ लिए और ये कहा गया कि इन फ्यूचर काम आएंगे। अकाउंट्स, इको, बीएसटी सब तुम पहले देख चुके बाजार में होते हुए। यहां तो तुम्हें बस उनको एक नाम देना आएगा। यहां तुम देखोगे हाँ यार होता है, सच में होता है बाजार में ऐसा, जैसा भैया पढ़ा रहे हैं। समझ में आती है बात? तो कैश ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन होती है, हमने प्रैक्टिकली करी भी है, देखी भी है, होती हुई। ठीक। अब आ जाओ बेटे अकाउंटिंग यूनिट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अकाउंटिंग यूनिट के पॉइंट ऑफ व्यू से दो टाइप की होती है, ध्यान से सुनिएगा। एक होती है इंटरनल ट्रांजेक्शन। कौन सी होती है? इंटरनल ट्रांजेक्शन। और एक होती है एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन। सही है बेटे? अच्छा पहले बताओ, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों वर्ड अकाउंट्स के हैं या इंग्लिश के हैं? इंटरनल और एक्सटर्नल इंग्लिश के ही है ना, तो बस इंग्लिश की सेंस है इनमें। इंटरनल ट्रांजेक्शन, एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन। बेटे जब कोई ट्रांजेक्शन बिजनेस और किसी बाहर के पर्सन के बीच में हो रही है, बिजनेस और बाहर के पर्सन के बीच में हो रही है, यानी कि एक पार्टी कौन सी है? बाहर वाली, तो उसको तो हम बोलते हैं एक्सटर्नल। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन, जो बाहर वाले के साथ हो रही है। जैसे कि आप सपोज करो कि मैं आप में से किसी से कुछ सामान खरीद दूं, तो मैं बिजनेस हूं और आप बाहर के बंदे हैं, तो आपके और मेरे बीच में जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है वो क्या है? एक्सटर्नल है। अब मेरे बेटे ध्यान से सुनना, कुछ ट्रांजेक्शन इंटरनल भी होती हैं जिसमें बाहर वाला पर्सन इन्वॉल्व नहीं होता। एक छोटा सा इवेंट बताता हूं आपको, ध्यान से सुनना। मान लो मेरे गोडाउन में गुड्स रखा हुआ है, गोडाउन में गुड्स रखा हुआ है, आग लग गई, गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया। आग लग गई, गुड्स जल गया, मेरा नुकसान हो गया। करेक्ट? ये बताओ इस ट्रांजैक्शन या इवेंट में कोई बाहर का पर्सन इन्वॉल्व है? नहीं ना, ये मेरे बिजनेस के अंदर अंदर ही हुआ है ना जो हुआ। करेक्ट? मैं एक मशीन खरीद के लाया, 1 साल तक मैंने उसे यूज करा और उसकी वैल्यू कम हो गई। होती है कि नहीं होती? होती है। क्या इसमें कोई बाहर वाला पर्सन इन्वॉल्व है? कैसी है ये? इंटरनल ट्रांजैक्शन, हमारे बिजनेस के अंदर अंदर ही हो रही है, जिसके अंदर कोई आउटसाइडर इन्वॉल्व नहीं होता। करेक्ट? एक बार आप पढ़ के देख लीजिए। ठीक। इंटरनल ट्रांजैक्शन जो होती है बेटे विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही अंदर होती हैं। इसके अंदर आउटसाइड पार्टी विल बी इन्वॉल्व। ठीक है जी, आउटसाइड पार्टी इसके अंदर इन्वॉल्व होगी और इसके अंदर कोई भी आउटसाइड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होगी। क्लियर? आती है बात समझ में? अब बताओ इससे पहले मैंने क्या पढ़ाया था? फर्स्ट टर्म क्या पढ़ाई थी? एंटिटी। एंटिटी क्या होती है? इकोनॉमिक यूनिट, मे बी बिजनेस और मे नॉट बी बिजनेस एक्टिविटी, नॉन बिजनेस भी हो सकती है, बिजनेस भी। ट्रांजैक्शन क्या होती है? इट इज द एक्सचेंज ऑफ मनी, गुड्स या सर्विस। ठीक। कितनी कैटेगरी होती है इसकी? दो। एक तो मोड ऑफ सेटलमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक यूनिट के पॉइंट ऑफ व्यू से। एज अ यूनिट अगर हम माने तो इंटरनल और एक्सटर्नल, अकाउंटिंग यूनिट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम अगर अपने आप से ही ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो इंटरनल, और अगर बाहर का कोई पर्सन इन्वॉल्व है तो एक्सटर्नल। मोड ऑफ सेटलमेंट के हिसाब से नगद और उधार, ये तो आपने खूब आराम से सुनी है, खूब आपको पता भी है, नगद और उधार होता रहता है। समझ में आती है बात? कोई डाउट यहां तक? पक्का? 2 पॉइंट क्लियर हो गए भाईजान? कोई दिक्कत? नारंग साहब, भाई साहब कोई भी समस्या हो जरूर पूछना। देखो मेरी एक बात समझना बेटे, एक्सटर्नल जिसमें कोई बाहर का पर्सन इन्वॉल्व हो। मान लो तुम्हारी फर्म का नाम है
नारंग एंटरप्राइज, ठीक है, और तुमने गुड्स खरीदा मुझसे, तुमने मुझसे सामान खरीदा, मैं हूं ग्रोवर एंटरप्राइज। डॉट, ये ट्रांजेक्शन हो रही हम दोनों के बीच में। ये बताओ नारंग एंटरप्राइज के लिए ग्रोवर एंटरप्राइज कैसा बंदा है, बाहर का या अंदर का? बाहर का, कोई आउटसाइडर। ठीक, जब किसी आउटसाइडर के साथ हमारी ट्रांजेक्शन होती है जो हमारे बिजनेस का पार्ट नहीं है, तो क्या है वो? एक्सटर्नल है। भाई बाहर वालों से हम जो भी लेन देन कर रहे हैं वो एक्सटर्नल है, और जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन का खुद से ही कर रहे हैं, जैसे यहां तो देखो दोनों इन्वॉल्व थे। अब सपोज करो तुम्हारा कोई गुड्स पानी से खराब हो गया या कोई एसेट की वैल्यू कम हो गई, उससे क्या किसी बाहर वाले पर्सन को कोई मतलब है? वो तुमने अंदर ही अंदर कर ली, तो उसे तुमने नाम दे दिया इंटरनल ट्रांजेक्शन। यानी कि ये मानो इंटरनल ट्रांजेक्शन का तो किसी को पता भी नहीं चलता, तुम अंदर ही चुपचाप उसे कर लेते हो, किसी को पता भी नहीं चलेगा तुमने क्या करा। समझ में आती है बात? कोई डाउट यहां तक? पक्का? चले आगे। हाँ करेक्ट, एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल है बेटे। एक पार्टी रिलायंस है, एक पार्टी टाटा है। बेटे ट्रांजेक्शन तो सारी हम अपने काम के लिए करेंगे, है ना? ट्रांजेक्शन तो सारी हम अपने काम के लिए करेंगे। भाई हमने अगर उससे एक मशीन खरीदी, रिलायंस ने अगर टाटा से कुछ खरीदा, तो रिलायंस के लिए टाटा एक बाहरी पार्टी है ना, इन्वॉल्व हो गई। जहां दूसरी पार्टी इन्वॉल्व हो गई वो एक्सटर्नल है, और जहां कोई पार्टी नहीं, हम अपने आप से ही बातें करे जा रहे हैं, वो इंटरनल है। सीधी बात। आती है बेटे बात समझ में? चले आगे। समझ में आ गई ट्रांजेक्शन की बात? अच्छा जी, आगे चलते हैं। अगला देखिए जी बेटे, तीसरा पॉइंट है अकाउंट। क्या है? अकाउंट। आप में से कोई बच्चा ऐसा नहीं हो सकता जिसने कभी ये वर्ड ना सुना हो, अकाउंट। ठीक, हिंदी में भी बताता हूँ बेटे, ऐसा मत सोचना कि मैं हिंदी में लिख रहा हूँ तो मैं हिंदी मीडियम पढ़ा रहा हूँ, या भैया हिंदी में क्यों पढ़ा रहे हैं, हम तो इंग्लिश मीडियम वाले हैं। हिंदी बड़ी इफेक्टिव लैंग्वेज है। और एक बात ध्यान से सुनना, ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। कल को जब बाजार में जाओगे ना, तो सारे अंग्रेजी में बात करने वाले नहीं मिलेंगे, वो ऐसे वाले ही मिलेंगे जिन्हें हिंदी भी ठीक से नहीं आती होगी, इस बात को ध्यान रखना। तो तुम उनसे कहो, वो कहें जी भाई साहब वो कोई हिंदी में वर्ड बोल दें, तुम कहो नहीं जी भाई साहब पहले इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, मुझे तो इंग्लिश समझ में आती है, मैं तो अंग्रेज आदमी हूँ, मैं तो अभी अभी आया हूँ अमेरिका से। आप सोचो, व्यापार तो हर किसी के साथ करना पड़ेगा ना आपको, तो सीखना सब कुछ होता है। अब अकाउंट को आपने बिल्कुल जरूर सुना होगा, एक वर्ड होता है खाता। सुना है? खाता, ये वाला खाना नहीं, खाता अलग एक वर्ड है, खाता। खूब सुना होगा, मेरा बैंक में खाता है। सही। सामने वाले को बोलते हो किसी दुकान से, जैसे हम कुछ खरीद रहे होते, होता है आसपास की जो छोटी मोटी दुकानें होती हैं, उनसे सामान ले लिया और ऐसे कह रहे थे चलो मेरे खाते में लिख लियो, मेरे खाते में लिख लियो। तो क्या मतलब है यहाँ खाते से? समझना बेटे, जब किसी एक चीज से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन्स, ट्रांजेक्शन का मतलब तुम्हें समझ में आता है ना, किसी एक हेड से रिलेटेड सारी की सारी ट्रांजेक्शन जब एक ही जगह लिख दी जाए, उसे बोलते हैं खाता या अकाउंट। क्या बोलते हैं? खाता या अकाउंट। जब किसी एक हेड से रिलेटेड, उससे रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन जब तुम एक जगह लिख दोगे, तो उसे बोलोगे अकाउंट। समझाने का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, तुम बैंक में अपना अकाउंट खोलते हो, उसे भी क्या बोलते हो? बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में तुम्हारा एक नंबर होता है 14 डिजिट का। आप बैंक के पास जाओ और बैंक को अपनी पासबुक दिखाओ या अपना अकाउंट नंबर बताओ, बैंक आपके सामने आपका पूरा का पूरा स्टेटमेंट खोल देता है। उसे हम क्या बोलते हैं? बैंक ने हमारा क्या दिखा दिया? अकाउंट दिखा दिया। मतलब हमसे रिलेटेड हमने जितने भी ट्रांजेक्शन बैंक के साथ करे हैं, वो सारे उसने एक साथ इकट्ठे कर रखे होंगे। अब सपोज करो कि नारंग साहब मेरे कस्टमर हैं। नारंग साहब कौन है? मेरे कस्टमर है। नारंग साहब और मेरे बीच में बिजनेस चलता रहता है। मैं नारंग साहब को गुड्स बेचता हूँ, माल बेचता हूँ, नारंग साहब मुझे पैसे दे देते हैं।
फिर कई बार होता है इन्हें माल पसंद नहीं आता, ये मुझे माल वापसी दे देते हैं, फिर मैं इनको माल बेच देता हूँ, ये फिर पैसे दे देते हैं। इनके मेरे बीच में बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती रहती है। तो बेटे मैंने अपनी बुक्स में ऐसा एक अकाउंट बनाया होगा जहां पर नारंग साहब से रिलेटेड सारी की सारी ट्रांजेक्शन मैंने एक जगह लिख ली होंगी, उसे बोलते हैं अकाउंट। अभी खाली आप डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, आने वाले और मुश्किल से 15 दिन में मैं आपको ये बनाना भी सिखाऊंगा कि इसको बनाते कैसे, ठीक है। और ऐसा सिखाऊंगा कि जो प्रैक्टिकल अकाउंटिंग में भी काम आएगा और स्कूल में तो काम आएगा ही आएगा। प्रैक्टिकली बताऊंगा कि प्रैक्टिकली ऐसे बनता है और सीधा ऐसे ही बनता है। अगर किसी का सपोज करो बिजनेस हो और पापा मैनुअल अकाउंटिंग करते हो तो तुम जाकर चेक भी कर सकते हो, बिल्कुल वैसे ही बन रहा होगा जैसा मैं आपको बनवाऊंगा। समझ में आती है बात? बेटे जरा पढ़ना मेरे साथ साथ, क्या लिखा है, रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन्स अंडर वन हेड। क्या मतलब है इसका? रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन्स अंडर वन हेड, ठीक है जी। किसी एक चीज से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन एक जगह लिख देना, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं अकाउंट। क्या बोलते हैं भाई? अकाउंट बोलते हैं। करेक्ट? आती है बात समझ में? और छोटी सी बात और बता रहा हूं, याद रह जाए तो रख लेना, नहीं रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकली बात है। कोई भी अकाउंट दो पार्ट में डिवाइड होता है। कितने पार्ट में डिवाइड होता है? दो पार्ट में। एक होती है उसकी राइट साइड, एक होती है उसकी राइट साइड, एक होती है उसकी लेफ्ट साइड। किसी भी अकाउंट की दो साइड होती हैं, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड को हमेशा डेबिट साइड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे? डेबिट साइड। और राइट साइड को हमेशा कहते हैं क्रेडिट साइड। हर एक अकाउंट की लेफ्ट साइड कैसी होती है? डेबिट साइड होती है, और राइट साइड क्रेडिट साइड होती है। करेक्ट? हर अकाउंट की हमेशा। करेक्ट? तो इन फ्यूचर, अभी मैंने आपको क्या बताया? केवल अकाउंट का मीनिंग। फ्यूचर में आपको अकाउंट बनाना भी सिखाऊंगा कि अकाउंट बनाते कैसे। क्लियर? कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? चलें आगे। हटा दो बेटे इसको। समझ में आता जा रहा है सब? बस अपनी बुक में टिक लगाते रहना कि जो जो ट्रांजेक्शन मैंने आज पढ़ा दी है उसे घर से जरूर पढ़ के आना, क्योंकि ऐसा नहीं है बेटे कि मैं पढ़ाता जाऊंगा और आपसे पूछूंगा नहीं। ठीक है? एक आध दिन में आपसे पूछूंगा भी बहुत कुछ, तो थोड़ा सा आप तैयार भी रखिएगा उसको। चलिए जी बेटे, अगली टर्म पे आते हैं, फोर्थ टर्म। ये कुछ बच्चों ने पहले से भी पढ़ी हुई है। इस टर्म का नाम है कैपिटल। क्या नाम है? क्या नाम है? कैपिटल। अभी मैंने यही पूछा था तो आपने बोला न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, कैपिटल लेटर्स। बेटे ऐसे ही जब हम बिजनेस की बात कर रहे होते हैं तो कैपिटल का मतलब होता है मनी और एनीथिंग इन्वेस्टेड बाय ऑनर ऑफ द बिजनेस इन द बिजनेस। ठीक? बिजनेस का मालिक बिजनेस में जो भी लगाता है सब क्या कहलाता है? कैपिटल। क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है सब कुछ। ठीक? भाई मान लो आप एक नई दुकान खोल रहे हो, या मान लो पहले से दुकान आपने खोल रखी है, इन्वेस्टमेंट जो भी आप अपने बिजनेस में लगा रहे हो, मालिक, केवल मालिक जो पैसा लगा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? अगर देखो मालिक पैसा लगा रहा है तो उसको बोलते हैं कैपिटल, और किसी और से पैसा लेकर लगा रहा है बिजनेस में, या बिजनेस ने किसी और से लोन लिया है तो वो लायबिलिटी कहलाती है। करेक्ट? तो मालिक जो भी पैसा लगाता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल। और जरूरी नहीं है वो पैसा लगाए, वो कुछ चीज भी लगा सकता है। जैसे मान लो मैंने अपना एक बिजनेस शुरू करा, मुझे पता है भाई मेरी दुकान है, मुझे वहां पर बिल विल काटने के लिए लैपटॉप चाहिए होगा, प्रिंटर चाहिए होगा, तो मैं अपने घर से लैपटॉप और प्रिंटर उठा के ले गया, वो मैंने लगा दिया अपने बिजनेस में, तो वो भी गया मेरी कैपिटल। सब। अब अगर मैंने जब शुरू में कैश लगाया होगा तो वो कैपिटल थी,
और कैश बाद में कन्वर्ट हो गया एसेट्स में। कैश किस में कन्वर्ट हो गया? अगर मान लो तुमसे कोई पूछे कि भाई तुमने बिजनेस में कितने पैसे लगाए हुए हैं, तुम कहोगे मैंने 50 लाख रुपए लगाए, मान लो 2 मिनट के लिए। ये बताओ तुम उस 50 लाख का करोगे क्या? उससे वो चीजें खरीदोगे ना। तो कैपिटल किस में कन्वर्ट हो जाती है? एसेट्स में कन्वर्ट हो जाती है। करेक्ट। मैंने पैसा लगाया, फिर उसी पैसे से मैंने ये सब चीजें खरीदी, तो मेरा पैसा, मेरी कैपिटल किस में कन्वर्ट हो गया? मेरे बिजनेस की एसेट्स में कन्वर्ट हो गया, मेरी प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो गया। क्लियर? आती है बात समझ में? बेटे जरा पढ़ना क्या लिखा है यहां पर। मैंने तो ये लिखा है मनी और एनीथिंग इन्वेस्टेड बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस इन द बिजनेस। और बुक की एंट्री ये कहती है, बुक की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है क्लेम ऑफ द ऑनर। क्लेम ऑफ द ऑनर। अब एक बात बताओ भैया, ऑनर मालिक वही चीज तो क्लेम करेगा जो उनने लगाई होगी, मेरी है। सही है? क्लेम ऑफ द ऑनर और प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस। बेटे प्रोप्राइटर बोलते हैं सिंगल ऑनर को। प्रोप्राइटर किसको बोलते हैं? सिंगल ऑनर को। प्रोप्राइटर वर्ड अकेले मालिक के लिए यूज होता है। जैसे कि आप कहीं मेरे से पूछे कि भैया आप ये बताओ आपका कोचिंग पार्टनरशिप में है या प्रोप्राइटरशिप में, तो मैं कहूंगा प्रोप्राइटरशिप में, क्योंकि मैं अपने बिजनेस का अकेला मालिक हूं। क्लियर? यही बिजनेस अगर हम सब मिलकर कर लें तो हम पार्टनरशिप हो गए, अगर यही सब हम एक कंपनी बनाकर कर लें तो कंपनी हो गए हम। करेक्ट? तो वो आप पढ़ेंगे, बीएसटी में आएगा ये सब, कितने टाइप के बिजनेस होते हैं। ठीक है? यहां तक बताइए, समझ में आती है यहां तक की बात? भाईजान क्लियर होती है? आनंद साहब पक्का बताना जरा, अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? सबसे पहले क्या पढ़ा था? दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे। सही है? गुड आउट, बिल्कुल सही होती है। ठीक, अब आते हैं 5वें पॉइंट पे। 5वां पॉइंट है ड्राइंग्स। क्या है? ड्राइंग्स। सही। अभी अभी आपने कैपिटल पढ़ा। कैपिटल होता है मालिक जब पैसा लगाता है उसको कैपिटल बोलते हैं। अगर बेटे मालिक बिजनेस से पैसा निकाल के ले जाता है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। इसको समझने से पहले सब बच्चे एक बात समझेंगे बड़े ध्यान से। ठीक है? सब ध्यान से सुनना। अनमोल भाई ध्यान से सुनो मेरी बात, समझने की बात है, सच में नहीं होता है ऐसा। लेकिन जब तक हम ये बात मानेंगे नहीं, हमें अकाउंट्स नहीं आएगी समझ में। अकाउंट्स में एक प्रिंसिपल होता है जिसका मतलब होता है सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल। क्या होता है? हम ये मानकर चलते हैं कि बिजनेस और मालिक दोनों अलग अलग हैं। दोनों कैसे हैं? और हम जो भी अकाउंटिंग करते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, मालिक के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करते। ठीक? सच में नहीं होता ऐसा, हम ऐसा मानकर चलते हैं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो दो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, एक होता है अकाउंटिंग करने के लिए तुम क्या मान रहे हो, एक होता है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एक बात बताओ, क्या कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं और मेरा कोचिंग अलग अलग है? नहीं ना। मैंने एक बच्चे से फीस ले ली, उसको पढ़ाया नहीं, उसने मेरे ऊपर जाकर केस कर दिया। ठीक? तो कानून की निगाहों में तो मेरा कोचिंग और मैं दोनों सेम ही है। हाँ या ना? कानून की निगाहों में हम दोनों सेम ही हैं। लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अलग हूं और मेरा कोचिंग अलग है। जो पैसा आएगा, जो फीस आएगी मेरे कोचिंग के पास आएगी, आपको जो बिल मिलेगा मेरे कोचिंग के नाम से मिलेगा। समझ में आती है बात? तो सिंपल सी बात है, ये हम मान कर चलते हैं, असलियत में ऐसा नहीं होता। अकाउंटिंग करने के लिए मानकर चल लेते हैं कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग हैं। बिजनेसमैन भी बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई बाहर का बंदा होता है, उनने पैसे लगा रखे हैं, ठीक है भाई, जैसे बाकी लोगों ने लगाए पैसे बिजनेस में उनने भी लगा दिए। क्लियर? तो ड्राइंग्स क्या होता है बेटे? इसीलिए आप देखो, अगर हम दोनों को एक ही मानकर चलते हैं कि यार मालिक भी बिजनेस भी एक ही तो बात है, फिर तुम्हें पैसे लगाने, जो तुमने पैसे लगाए थे, कैपिटल जो तुम लगा रहे थे, उसके बारे में कुछ पढ़ने की जरूरत ही क्या थी? और अगर तुम पैसे निकाल के लेके जा रहे हो तो भी क्यों क्यों कुछ पढ़ने की जरूरत होती? तुम्हारा ही तो बिजनेस है, उसी में से कुछ निकाल लिया या कमाए हुए में से कुछ निकाल लिया, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स बोलते हैं। कोई भी आपने अपना पर्सनल खर्चा कर लिया बिजनेस से, तो उसको हम क्या नाम देंगे? उसे हम नाम देंगे ड्राइंग्स। सपोज करो भाई साहब अपनी दुकान पे बैठे हैं, सही है, इन्हें दुकान पे बैठे हैं, दुकान के अंदर एक कैश बॉक्स होता है, सुना होगा आपने, कैश बॉक्स एक ड्रॉर होती है जिसमें पैसे रखे होते हैं, सही है। अब इनकी दुकान के बाहर से कोई ठेले वाला निकला,
इन्हें कुछ खरीदना था घर के लिए या कुछ लेके जाना था, सब्जी फल कुछ लेने थे। इन्होंने उस कैश बॉक्स में से 500 रुपए निकाले और उससे फल सब्जी जो लेना था ले लिया। भाई वो बिजनेस का पैसा था, तुमने जो निकाला है और जो तुमने जो उससे खरीदा है वो बिजनेस की ट्रांजेक्शन नहीं है, वो तुम्हारी पर्सनल ट्रांजेक्शन है। क्या कहलाएगी? ड्रॉइंग। समझे बात? अकाउंटेंट बैठा हो, अकाउंटेंट देख रहा होगा, अच्छा 500 रुपए निकाल लिए, अकाउंटेंट खटाक से एंट्री बनाएगा, ड्रॉइंग्स। क्या कर ली भाई साहब ने? 500 रुपए की ड्रॉइंग्स कर ली। क्लियर? तो ड्रॉइंग्स का मतलब होता है बेटे मनी और एनीथिंग withdrawn by the owner of the business ठीक है जी। बिजनेस के मालिक ने बिजनेस से जो भी निकाला या कोई भी अपना पर्सनल खर्चा करा तो उसको हम क्या नाम देते हैं? ड्राइंग्स का नाम देते हैं उसे। एक बार आप पढ़ भी लीजिए मेरे साथ साथ। अमाउंट, गुड्स, कोई एसेट्स। अभी मैंने जानबूझ के एसेट्स वर्ड इससे नहीं बोला क्योंकि अभी तक मैंने एसेट पढ़ाया भी नहीं। एसेट का मतलब प्रॉपर्टी, तो ये ड्राइंग हो गया। ठीक। टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। मेन फोकस किस चीज पर है? पर्सनल यूज के लिए। सिंपल है भैया, कैपिटल का उल्टा है, कैपिटल का ऑपोजिट वर्ड है ड्राइंग। सही है? कैपिटल पैसे लगाना, ड्राइंग पैसे निकालना। क्लियर? कोई डाउट यहां तक? अब आते हैं अगली टर्म पे। अगली टर्म है लाइबिलिटीज। अगली टर्म है लाइबिलिटीज। ठीक, पढ़िए जरा थोड़ा सा मेरे साथ साथ। क्लेम ऑफ अमाउंट अगेंस्ट द एंटिटी और एंटरप्राइज। अच्छा, एक वर्ड आपने बहुत सुना होगा, एंटरप्राइज। सुना है? दुकानों के साथ लिखा होता है एंटरप्राइज। ठीक। एंटरप्राइज का इंग्लिश मीनिंग होता है रिस्क टेकिंग। क्या होता है? यानी कि अगर किसी ने अपने साथ लिख रखा है एबीसी एंटरप्राइजेस, तो इसका मतलब आप समझ जाओ कि ये फॉर्म क्या कर रही है? एक बिजनेस कर रही है। ठीक, ये कोई चैरिटेबल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनी हुई। सही है? इसलिए आपने देखा होगा बहुत कॉमनली लगता है, लोग जगह जगह एबीसी एंटरप्राइजेस, किसी का नाम उसके पीछे एंटरप्राइज। तो एंटरप्राइज केवल इस बात को इंडिकेट करता है ये वो एंटिटी है जो क्या कर रही है? प्रॉफिट कमाने के लिए बनी है। करेक्ट? तो बेटे जरा सुनना क्या लिखा है यहां पर। क्लेम ऑफ द अमाउंट, क्लेम ऑफ द अमाउंट अगेंस्ट एंटिटी या एंटरप्राइज। बेटे तो एंटरप्राइज वर्ड उस एंटिटी के लिए यूज होता है जो प्रॉफिट कमाने के लिए बनी होती है, जो रिस्क उठा रही होती है, प्रॉफिट कमा रही होती है। उस एंटिटी को हम क्या बोलते हैं? एंटरप्राइज बोलते हैं। क्लियर? यहां तक की बात समझ में आई? अब बेटे जरा सुनना, लायबिलिटी इसे एक और तरीके से समझा देता हूं। बर्डन ऑफ पेमेंट ऑन दी बिजनेस। बर्डन ऑफ पेमेंट ऑन दी बिजनेस। बिजनेस के ऊपर जो भी बर्डन है कि उसे किसी को क्या करना है? पे करना है, उसको बोलते हैं लाइबिलिटीज। क्या बोलते हैं? लाइबिलिटीज बोलते हैं उसको। क्लियर? अब ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। इसके आप थोड़ा सा और अंदर अगर आप जाएं तो बेटे लाइबिलिटीज को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो होती है इंटरनल लाइबिलिटी और एक होती है एक्सटर्नल लाइबिलिटी। अब आराम से सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से। पहले ये बताओ मुझे, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों एक ही होते हैं या अलग अलग होते हैं? अलग अलग होते हैं। यानी कि अगर मालिक ने बिजनेस में कोई पैसा लगाया तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, क्या है वो? उसके ऊपर एक बर्डन है, बिजनेस के ऊपर बर्डन है। करेक्ट?
वापस करने, तो बिजनेस के ऊपर एक बर्डन है जिसे हमने नाम दिया कैपिटल, जिसे हमने नाम दिया, बस बेटे कैपिटल का ही दूसरा नाम है इंटरनल लायबिलिटी। यानी कि बिजनेस को जो पैसे अपने मालिक को वापस करने, वो है इंटरनल लायबिलिटी। करेक्ट। जो बाहर वाले को देने वो एक्सटर्नल, जो मालिक को देने वो इंटरनल। समझ में आती है बात? तो जो पेबल होते हैं, पेबल टू आउटसाइड दी बिजनेस, भाई जिसमें मालिक के अलावा कोई दूसरी पार्टी इन्वॉल्व हो। देखो बड़ी सारी हो सकती हैं। मेरे घर इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ गया लेकिन मैंने अभी तक पे नहीं करा, लायबिलिटी है मेरे सिर पे। मैंने बैंक से लोन ले रखा है, उसकी ईएमआई आ गई, क्या है मेरे ऊपर? लायबिलिटी है, एक्सटर्नल है। मैंने अपने किसी सप्लायर से उधार में गुड्स खरीद रखा है, क्या है वो? एक्सटर्नल लायबिलिटी है। तो जो भी हमने बाहर वालों के देने हैं सब क्या है? एक्सटर्नल लायबिलिटी। करेक्ट। अब बेटे एक तो लायबिलिटी का ये बाइफर्केशन होता है, एक और भी होता है, एक और तरीके से बांटा जाता है, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। एक वर्ड है नॉन करंट लायबिलिटी और एक है करंट लायबिलिटी। बेटे लायबिलिटी तो है हमारे ऊपर, लेकिन अगर वो लायबिलिटी पेबल है विद इन 12 मंथ्स, अगर हमें किसी लायबिलिटी का पेमेंट, हाँ बिल्कुल सर पीछे पास कर दो, अगर मुझे किसी लायबिलिटी का पेमेंट 12 महीने से कम समय में करना है तो उसे मैं बोलूंगा करंट लायबिलिटी। क्या बोलूंगा? करंट लायबिलिटी। और अगर कोई लायबिलिटी पेबल है आफ्टर 12 मंथ्स तो उसको हम बोलेंगे नॉन करंट लायबिलिटी। जैसे कि छोटे छोटे से दो एग्जांपल देता हूं। बेटे हम जब किसी से कल से टिश्यू पेपर भी रखवा दूं क्या? चलो अच्छा कोई बात नहीं, सामने देखो। तो करंट लायबिलिटी का मतलब पेबल विद इन 12 मंथ्स, ठीक, और पेबल आफ्टर 12 मंथ्स। बेटे जरा सामने देखो, अगर मान लो मैंने बैंक से लोन ले रखा है, बैंक से लोन ले रखा है, मान लो मैंने 5 साल का लोन ले रखा है, तो वो किस में आ गया? नॉन करंट में। मान लो मैंने तुमसे गुड्स उधार खरीदा यूजुअली, तो वो करंट में है। बिल्कुल सही, वो करंट लायबिलिटी में। जितना पोर्शन मुझे 1 साल के अंदर देना है, भैया की बात समझना, ये वैसे आगे की बात है। मान लो मैंने 20 लाख रुपए का लोन ले रखा है और मैं मुझे उसे 5 साल में वापस करना है, यानी कि 4-4 लाख रुपए करके 5 बार में। आने वाले 1 साल के अंदर मुझे 4 लाख रुपए पे करने, 4 लाख तो करंट और 16 लाख नॉन करंट। सिंपल है भाई, तुम यहां खड़े हो गए, यहां से आगे देखो, 12 महीने के अंदर अंदर जो पे करना होगा सब करंट, और जो 12 के बाहर जा रहा होगा सब नॉन करंट। समझ में आती है बात? क्लियर? यहां तक की बात समझ में आई? पहले बताओ हमने कितनी टर्म्स पढ़ ली? 6 टर्म। सबसे पहली बताओ क्या पढ़ी थी? क्या होती है एंटिटी? इकोनॉमिक यूनिट, चाहे वो प्रॉफिट मोटिव से हो या नॉन प्रॉफिट मोटिव से हो। दूसरा हमने क्या पढ़ा? बिजनेस ट्रांजैक्शन। करेक्ट, बिल्कुल सही। कैसी कैसी होती हैं वो भी आपको पता चल जाएंगी। इंटरनल होती हैं, एक्सटर्नल होती हैं, कैश होती हैं, क्रेडिट होती हैं। तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा अकाउंट। किसी हेड से रिलेटेड जब सारी ट्रांजैक्शन एक जगह कलेक्ट हो जाती हैं उसको हम अकाउंट बोलते हैं। फोर्थ पॉइंट पे हमने क्या पढ़ा? फोर्थ पॉइंट में हमने पढ़ा कैपिटल। मनी और एनीथिंग इन्वेस्टेड बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस इन द बिजनेस इज कॉल्ड एज कैपिटल। कैपिटल भी बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी की तरह होती है और उस लायबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? इंटरनल लायबिलिटी। करेक्ट। उसके बाद अगली टर्म हमने पढ़ी ड्रॉइंग्स, कैपिटल का ऑपोजिट। अगर पर्सनल यूज के लिए आपने कुछ पैसे निकाले तो उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स। क्लियर?
लायबिलिटी, लायबिलिटी आपको समझ में आ गया। बर्डन ऑफ पेमेंट ऑन द बिजनेस इज कॉल्ड एज लायबिलिटी। दो तरीके से इसको डिवाइड करा जाता है, इंटरनल एक्सटर्नल। तो इंटरनल जो ऑनर को देने यानी कि कैपिटल, एक्सटर्नल जो बाहर वालों को देने। करंट और नॉन करंट, करंट लायबिलिटी वो जो पेबल होती है विद इन 12 मंथ्स, और नॉन करंट वो जो पेबल होती है आफ्टर 12 मंथ्स, तो उसको हम बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। पहले बताओ यहां तक की सारी बात क्लियर हो गई? पक्का? कोई डाउट? डन है यहां तक की बात? ठीक। अब आप एक काम करेंगे, अरे कुछ नहीं रखा फोटो वोटो में, बुक से पढ़ना। देखो बुक में सब लिखा है, बुक से आप खुद पढ़ना, पहले आप पढ़ लो फिर। और दूसरी बात, बीच बीच में मैं सुनूंगा जरूर, आप कल आओगे तो कल पूछूंगा जरूर, ठीक है? करने का तरीका ये देखो, इस चैप्टर के में अगर आप देखें थोड़ा सा अपने पेजेस आगे पीछे करके आप देखो, इस चैप्टर के अंदर बेटे 39 टर्म्स दी हुई हैं। कितनी है? 39। मैं कराऊंगा 45। इसमें 39 है, मैं कराऊंगा 45। 45 टर्म्स हैं, तो मैं मानकर चलता हूं 5 दिन लगेंगे इसको करने में। 5 दिन चैप्टर 2 में 45 टर्म्स हैं। मतलब ये मानो कुछ नहीं है, वर्ड मीनिंग है, छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ये क्या होता है, वो क्या होता है। तो उसमें 45 टर्म्स होंगी सारी की सारी। अभी आपको अपनी बुक से याद करनी है, बुक से पढ़नी है, ज्यादा पढ़ना है, बाद में उसका समराइजेशन मैं करके दूंगा। लाइन से 45 की 45 टर्म लिखी होंगी और उन सबके सामने उनकी डेफिनेशन, उनके मीनिंग लिखे होंगे। समझ में आती है बात? उसको अलग रख के चलो, वो बाद की बात है, वो है चैप्टर खत्म होने के बाद। अभी फिलहाल प्रोसेस। अब एक बच्चा कह रहा है रहने दो, अब कौन पढ़े, अब बाद में ही पढ़ेंगे। जब ये बाद में 45 का नोट्स दे देंगे ना तभी पढ़ेंगे। फिर मैं जिस दिन दूंगा उसके अगले दिन ही सुनने लग जाऊंगा, एक दिन में तो होने का नहीं फिर सब। तो आप खुद देखो है क्या ही, आधी से ज्यादा चीजें मुझे आपको केवल आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करानी है कि बेटे प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीज देखी है, हाँ भैया देखी है, उसे ये कहते हैं। बच्चा कह रहा है ठीक है भैया, बस आज तक मुझे मीनिंग ही तो नहीं बता था उसका, मीनिंग आपने बता दिया, इतनी सी बात है। क्या आपके पापा अपने बिजनेस से घर के खर्चे के लिए पैसे नहीं निकालते? निकालते हैं भैया, हर बिजनेस निकालता है। उसे क्या बोलेंगे? ड्राइंग्स बोलेंगे। समझे बात? क्लियर होती है यहाँ तक की बात? ठीक है, तो आज की क्लास में ही रखते हैं, ठीक है? जाएगा कोई नहीं, 2 मिनट अभी आप प्रतीक्षा करेंगे।